हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। चलिए करते हैं आज की शुरुआत। यहाँ पर बज रहे हैं शाम के 4। हम करने वाले हैं अपनी लगातार क्लास काफ़ी बेहतर तरीके से। कल मैंने साइंस बोला था और ये जिन बच्चों ने भेजा है उनको बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बात को सुना और भेजा। ये राजन की सीरीज़ है, साइंस में यहाँ पर करवाने वाली हूँ, तो ध्यान रखिएगा। 2023 की लेटेस्ट सीरीज़ है और आप लोग के ये जो कितने भी यहाँ 5 आने वाले हैं, इसे तो बहुत सारे दिए, जितने भी हैं 1 बाय 1 करके पार्ट वाइज बना के हम लोग आराम से कवर अप कर लेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लासेस में। पहली बार जितने भी फ्रेंड्स आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। आपके एग्जाम की जो भी अपडेट है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। जब तक एकदम सर्टिफाइड नहीं हो जाएगा चीज़ें, तब तक मैं आपसे साथ कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों ने बहुत सारी भेजी हुई हैं, मैं शेयर करूँगी, बट ये कि आराम से करूँगी। पहले क्लासेस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिथ में भी हैं, तो इसलिए एकदम उसका सर्टेन हो जाएगा तो आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होइएगा, अपनी पढ़ाई में कॉन्टिन्यूस वे में लगे रहिए, जो कि आपको एग्जाम देना है। चलिए आइए देखते हैं। ये है राजन की सीरीज़ 2023 की है। फटाफट करेंगे, 50 क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे और एक बराबर से एक सीक्वेंस में करेंगे। ध्यान रखिएगा, अपने क्वेश्चंस को करेक्ट करिएगा, जो भी गलतियाँ हैं उसको सुधार लीजिएगा ताकि गलतियाँ आप ना करें। चलिए देखते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जो हमने बहुत बार पढ़ा है, पेपर 1 पेपर 2 में भी बहुत बार आपकी हेल्प में आ जाता है कभी कभार। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, नासा का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ पर है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 बैंगलोर, ऑप्शन 3 जो है यूरोपीय संघ है, ऑप्शन डी जो है वो वाशिंगटन डीसी है। हम सभी यह बात बहुत अच्छे से क्लियर वे में जानते हैं कि जो नासा का हेडक्वार्टर है वो आपका डी ऑप्शन जो है 4th है, वो करेक्ट है। इसी तरीके से आपको इसरो का भी याद रखना है, जो कि हमारा इंडिया का है, ये तो अमेरिका का है। तो एक के साथ दो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि दोनों का, और इनकी जो एक डेट है कि इनका कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो वो आपको क्लियर कट में आना चाहिए। इसी के साथ हमारे 4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक तो कहाँ पर है, साथ ही साथ कब बना, ये तो 4 क्वेश्चन एक टॉपिक से क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट आइए, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता है, क्या विशेषताएं हैं? पहला ऑप्शन है ये पुनर्निर्मित नहीं होती हैं, पहला। और दूसरा है इसमें केंद्रक नहीं होता है। तीसरा, ये इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है। चौथा, इनका आकार अनिश्चित होता है, कोई इनका सेफ फिक्स नहीं होता, ये इर्रेगुलर फॉर्म में होते हैं। तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपके दूसरे का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बताइएगा, गलतियाँ मत करिए। काफ़ी बेसिक है, बहुत छोटा सा है। इनके बारे में काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें गलत भी बच्चे बता देते हैं या हम गलत भी कर लेते हैं, क्योंकि हम क्लियर तरीके से चेक नहीं करते हैं। बताइए, देख के एकदम क्लियर कट में बताइएगा कि यहाँ पर आपको एकदम सही क्या लग रहा है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको इसमें जो ये उम्र के साथ संख्या नहीं बढ़ती है, एक तो ये वाला, इनका जो शेप इरेगुलर होता है, ये भी एक चीज़ यहाँ पर हमसे अक्सर जो है हमसे मिस में पूछ ली जाती है कि हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप सभी का? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन सही है। आप यहाँ पे आपका डी ऑप्शन है, इनका आकार निश्चित नहीं होता है। आगे बढ़ते ही इन्हीं के साथ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, दिन रात का होना क्या कारण है? जो दिन रात होता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन 1 है रासायनिक परिवर्तन के कारण है, प्राकृतिक है, नियमित एवं प्राकृतिक है, नियमित परिवर्तन है। कैसे चेंजेस हैं ये? यहाँ पर पूछा जा रहा है दिन रात का होना कौन सा परिवर्तन है। तो ध्यान रखिएगा कि डे और नाइट का जो सिस्टम है ये आपका यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं है। नियमित और प्राकृतिक यहाँ पर ये अलग अलग लगाने से अच्छा है कि ये सी वाला ही करेक्ट है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे होता है, एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम इसको वैसे एक ज्योग्राफी के सेक्शन में देखेंगे तो ये परिक्रमण का जो तरीका होता है उसके थ्रू ये रात और दिन यहाँ पर होता है, लेकिन परिक्रमण का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, पित्तरस बनता है। जो पित्तरस होता है वो कहाँ पर बनता है? अमाशय में बनता है, ऑप्शन 1, और ग्रहणी में बनता है, गृहिणी में बनता है, ऑप्शन 2, छोटी आंत में बनता है, ऑप्शन 3, यकृत में बनता है, ऑप्शन 4। हम सभी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो आपका ये पित्तरस होता है ये आपका कहाँ पर बनता है? यकृत में बनता है ये, ठीक है। ये आपके यकृत में बनता है, और मालूम है ये 500 से लेके 1000 मिलीलीटर ये बनता है, मतलब एक दिन में बनता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बताइए, तीसरी श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण। उत्तोलक से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तीसरी श्रेणी के जो उत्तोलक उनके उदाहरण क्या? सरौता है, कैंची है, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती वो होता है, और चिमटा होता है जिससे रोटियां बनती हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? 5th के लिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है 5th के लिए? तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ऑप्शन है आपके 5th के करेक्ट है, वो यहाँ पर है चिमटा, ठीक है।
तो ये जिसको हम इंग्लिश में टोंग कहते हैं, TONG टोंग। तो ये तीसरी श्रेणी का उत्तोलक है। आपको ये ध्यान रखना है कि सरौता कौन सी श्रेणी का है, कैंची कौन सा है, गाड़ी उठाने वाला, कूड़ा उठाने वाला, नल चलाने वाला, हल, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इतना आपको पता होना। आपको मालूम ये तीसरी श्रेणी के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे हल तीसरी श्रेणी में आता है। हम लोग का जो ये हाथ होता है ये भी तीसरी श्रेणी में आता है। जो मुंह का ये जबड़ा होता है ये भी आपका तीसरी श्रेणी में ही आता है। तो इस तरीके से उदाहरण हमसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है, O2 निकलती है, NH3 निकलती है और N2 निकलती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब प्लांट के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस परफॉर्म होता है तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन मतलब जो गैस निकलती है वो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो सिक्स्थ में बी ऑप्शन जिनका भी है उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए। सेवन्थ है ये, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। जो कोई एक तत्व होता है उसके समस्थानिक में क्या होता है? ऑप्शन 1, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। परमाणु और द्रव्यमान दोनों भिन्न होते हैं, दोनों समान होते हैं। बताइए सेवन्थ के लिए कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट है? तो पहला बताना चाहती हूँ ये वाला गलत है, ये वाला भी गलत। इन दोनों में कोई एक ही है जो सही होगा। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? जिसमें परमाणु संख्या समान होती है लेकिन उनके जो एटॉमिक वेट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। यानी कि इसके हिसाब से आपका ये जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी आपका गलत है। ये आपके केमिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपके केमिस्ट्री से, ये आपके फिजिक्स से। तो आप सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं। फिलहाल ये इसमें जितने क्वेश्चन है ये पेपर में आपका ये वाला पेपर में आया हुआ है। ये 2022 का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। ये भी 2022 का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो पित्त रस वाला है ये आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 19 से पूछा गया प्रश्न है। ये तीसरी श्रेणी वाला भी आपके 19 में 19 में पूछा गया प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं आपसे, ये प्रकाश संश्लेषण वाला भी जो मैंने पूछा आपका, ये वाला भी आपसे 19 में ही पूछा गया है। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके पेपर में है। ये आपका 19 में है, ये भी आपका 19 में है। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट। देखिए चंद्रमा क्या है? चंद्रमा देवता होता है, चंद्रमा तारा होता है, चंद्रमा मामा होता है, चंद्रमा उपग्रह होता है, चंद्रमा ग्रह होता है। चंदा मामा क्या होते हैं? हम सबके एक मामा है चंदा मामा। ठीक है, सबके मतलब एक मामा है, एक ऐसे मामा जो सबके मामा है। तो यहाँ पर 8th में क्या होगा? तो यहाँ पर ये भी आपके 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 8th का आपका पता है कौन सा होगा? ये हमारे क्या है? उपग्रह, सैटेलाइट है। आगे बढ़े। ठीक है, आगे चलिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या रिलीज़ करते हैं? जलीय सॉल्यूशन में वो क्या रिलीज़ करते हैं? 9th में कौन सा होगा? ये आपके 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये 18 का है। बताइए अम्ल क्या होते हैं? जलीय सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव आयन को, हाइड्रोनियम आयन को रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोक्साइल OH निगेटिव आयन को रिलीज़ करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाते हैं। तो एसिड वो एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो H3O पॉजिटिव यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन को रिलीज़ करते हैं। तो ए ऑप्शन जिनके भी है उनके करेक्ट हैं। आगे बढ़िए। प्रबल क्षार कौन सा है? निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है? बताइए प्रबल क्षार क्या होता है, पता है? प्रबल क्षार बेस पूछ रहा है, तो बेस में प्रबल क्षार किसको कहते हैं? एनीवन मालूम है? क्योंकि हो सकता है कि परिभाषा लिखने को आ जाए। और ये आपका जो 9वां क्वेश्चन था वो 2018 का क्वेश्चन था, ये आपके 2015 का पूछा गया क्वेश्चन, ये वाला 15 में है। NH4OH CaOH का होल ट्वाइस, NaOH और MgOH का होल ट्वाइस। तो ये 10th में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर NaOH होगा। ठीक है, ये आपका प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार वो क्षार होता है, इसको NaOH का जो फुल फॉर्म होता है, मतलब ये तो आपको नेम इस तरह दिया है, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखिएगा, इनका नेम ऐसे भी आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये पानी में घुल जाता है तो OH की इसकी कंसनट्रेशन अधिक हो जाती है, उसको हम प्रबल क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ये NaOH आपका प्रबल क्षार है। आपका जो KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी आपका प्रबल क्षार होता है। और आपका NaH4OH। अब वैसे एक बात बताऊं, यहाँ पर ये बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये ऊपर वाला भी आपका प्रबल क्षार में ही आता है, NH4OH भी आपका आता है। इसमें देखो ऑप्शन में गलतियाँ किया है, इसी तरीके से प्रबल वो क्या कहते हैं PNP वाले गलत कर देते हैं। ये दोनों आपका सही है। फिलहाल के लिए कोई एक ही लगा देना। 15 में पूछा क्या, हो सकता है कि ऐसी गलती करके रिपीट ना करे। आगे बढ़ते हैं। 11th आइए। अधपका मांस खाने पर कौन सा रोग होता है? जो लोग कच्चा कच्चा खा लेते हैं, ठीक है, तो कौन सा रोग होता है? टाइफाइड होता है, रेबीज होता है, एंथ्रेक्स होता है, पीली पाँव होता है। तो जो भी लोग अधपका मांस खाते हैं, आधा कच्चा रहता है आधा पका रहता है, तो उनको एंथ्रेक्स बीमारी होती है। ये बीमारी वाले सेक्शन से ये प्रश्न पूछे जाते हैं।
ये आपके 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद तो नहीं है कि इतना रिपीट करेगा, बट हो सकता है कि ये वाली बीमारी ना पूछे, कोई और बीमारी पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आपका 12 क्वेश्चन है, रसांकुर क्या है, रसांकुर विली संरचना कहाँ पर पाई जाती है। जो विलाई की संरचना होती है वो कहाँ पर होती है, क्षुद्रांत में होती है, लाल ग्रंथि में होती है, यकृत में होती है, हृदय में होती है। ध्यान से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है और वहाँ पर ही आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। चलिए 12th में क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान है, ये क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, छोटी आंत का भी कभी कभी ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। छोटी आंत भी लिखा रहेगा तो भी सही रहेगा। आगे बढ़िए। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ था। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ प्रश्न है, आया नहीं है, कभी नहीं आया है। बताइए 2002 में, 2004 में, 2003 में, 2005 में। तो आपदा प्रबंधन का जो विधेयक है, इसको ये आपका 2005 में हुआ था। सबसे पहले ये 28 नवंबर को राज्यसभा में हुआ था। उसके बाद ये 12 दिसंबर को लोकसभा में पास किया गया था। उसके बाद ये 23 दिसंबर को इस पर प्रेसिडेंट की साइन हुई थी और ये लागू हो गया था। तो 2005 में ये यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट मे भी अगर इसमें है तो देख लेते हैं, ताकि वहाँ पर आए तो हम टिक करके आएँ। नेक्स्ट आइए, चौथा क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। जनसंख्या विस्फोट का जो कारण है, वो रीज़न क्या है कि जनसंख्या विस्फोट किस कारण से होता है। ये भी सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, जो कि सिलेबस में नहीं आया है। अनियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इस वजह से जनसंख्या विस्फोट हो रही है। नियंत्रित संख्या में हो रही, इसलिए हो रही है। अनियंत्रित जन्म दर है, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो आप सभी को मालूम है कि सारे ऑप्शंस में तो यही वाला है कि कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत काम चल रहा है। तो ये 14 में डी ऑप्शन है, जो कि आएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। सुनामी का निर्माण होता है। हम लोग इस वक्त 15 क्वेश्चन पे हैं, रिप्लाई करते हुए आगे बढ़िए। और जो भी बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, टाइम पर आए, क्लास को टाइम पर देखें फटाफट करके, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताइए 15 में क्या होगा। सुनामी का निर्माण होता है, पृथ्वी की प्लेट खिसकती है तब, चट्टान टूटती है तब, वैश्विक ऊर्जा निकलती है, स्पेसिफिक हीट जनरेट होती है उससे, पृथ्वी के खिंचाव और हिचकाव के हलचल से। तो ध्यान रखिएगा कि वैसे आपका ए और दा लगभग सही है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो एकदम करेक्ट है वो ये है कि पृथ्वी की प्लेट जब खिसकती है, उसमें हलचल आती है दोनों के बीचों में, तब सुनामी क्रिएट होती है। तो 15 में ए जिनका भी है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट, सुनामी का जो संबंध है वो किससे है, प्रसिद्ध है। सुनामी का संबंध, सुनामी प्रसिद्ध है, शरारती है, जलमग्न है और पानी के अंदर उत्पन्न एक लहर है। तो हम सभी जानते हैं 16 में डी ऑप्शन होगा, ये पानी के अंदर एक उफान की लहर है, ठीक है। कोई प्रसिद्ध या शरारती और ऐसा कुछ नहीं कि हिचकोले खा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अच्छे को पानी भी पिला देती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बादल फटने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, धूम से जो फटता है वो क्या होता है। अचानक भारी बारिश होने लगती है, ओले पड़ने लगते हैं, हल्की बौछारें आती, बर्फ़ का पिघलना होता है। 17वें में कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा, बढ़िया सा रिप्लाई देते हुए बताइए कि क्या है। ये एक भी प्रश्न अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया है, और ये साइंस के सेक्शन में कम, आपके सोशल साइंस में ये ज़्यादा आएगा। तो बताइए क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, 17 में आपका अचानक बहुत तेज़ बारिश होने, जब बादल फटता है ना तो बारिश बहुत तेज़ी से होने लगती है। बहुत ऐसी बारिश देखी हुई है ना कि कभी कभी बूंदें जो हैं जब हमारे शरीर में पड़ती हैं तो मुझे लगती हैं। देखा है ऐसी बारिश में, कभी देखा है कि नहीं देखा है, देखा होगा, बारिश बहुत तेज़ से लगती है, बहुत तेज़, मुझे लगता है कि भगवान मार रहे हों। नेक्स्ट आइए, 18th आइए, भूपृष्ठ पर आकस्मिक जो कंपन होता है उसको हम क्या है, जो सडनली एक सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे हिचकोले, मतलब हिचकोले नहीं कहेंगे, हिलने लगता है, वो क्या होता है। हम सभी जानते हैं वो भूकंप लगता है कि भूकंप आया है, पृथ्वी एकदम वाइब्रेट मोड पे आ जाती है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट चलिए, कभी कभी देखिए फ़ोन अगर वाइब्रेशन पे रहता है, कहीं किनारे रखा रहता है, तो वहाँ से वाइब्रेट करके वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, चक्रवात का जो आकार होता है वो कैसा होता है, जो साइक्लोन होता है उसका आकार कैसा, हर चीज़ का अपना एक आकार होता है, तो जो चक्रवात होता है उसका आकार कैसा होता है, चौकोर होता है, अंडाकार होता है, गोल होता है, आयताकार होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए यहाँ पर कौन सा होगा, 19th में क्या सही होगा। 19th में क्या सही है, तो हम सभी जानते हैं गोलाकार होता है, ठीक है। गोलाकार तो नहीं दिया, गोल दिया है, लेकिन यहाँ पर जो सही ऑप्शन हम चूज़ करेंगे वो हम चौकोर यहाँ पर चूज़ करेंगे, ठीक है। 19th में हम नहीं चौकोर की चूज़ करेंगे, 19th में हम ये अंडाकार चूज़ करेंगे। और अगर लेकिन यहाँ पर गोलाकार लिखा होता तो वो भी हम मानते हैं, और वी आकार भी कहते हैं, ठीक है। 19th में आपका होगा, ये भी पेपर में तो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन क्या पता आ ही जाए, तो देख लेते हैं। किस ग्रह को वर्ष 2006 में बाहर निकाल दिया गया, तो बेचारे प्लूटो को बाहर फेंक दिया गया था। ये प्लूटो को बाहर फेंक दिए थे, 15 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ये 15 का क्वेश्चन, 20 वाला जो क्वेश्चन है 15 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं उनके उदाहरण बताइए। ये उत्तोलक से प्रश्न फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इनकी परिभाषा आपको आनी चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर कट में आने चाहिए। टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चन आएंगे उत्तोलक से, अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 21 में द्वितीय प्रकार के उत्तोलक बोतल खोलने वाला यंत्र होता है, वो ओपनर होता है ना, ओपनर जो आता है तो उसके लिए यूज होता है। आगे बढ़िए। एसिड और बेस की प्रबलता अम्ल और क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है किस पर? उनके आयन की मात्रा पर, उनके अणुभार पर, उनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट पर, उनके तुल्यांकी भार पर। तो ध्यान रखिएगा 22 में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। आयन की जो मात्रा होती है उन पे वो डिपेंडेंट होती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का अगर मैं और उदाहरण बताऊँ तो सरौता होता है, वो नींबू निचोड़ने वाला जो आता है, लेमन स्क्वीज़र आता है, वो भी आपका इसी में आता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट 23। प्रबल अम्ल और क्षार कौन सा है, उसकी क्या एक विशेषता के बेस पर बताना है। 23 का कौन सा ऑप्शन होगा? जो जल में स्टेबल होते हैं, जिनका अणुभार बहुत ज़्यादा होता है, जो जल में आयनित हो जाते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। तो जो प्रबल एसिड और क्षार होता है उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो जल में अधिक आयनित होते हैं, आयनाइजेशन इनका ज़्यादा हो जाता है किसमें? वाटर में। प्रबल एसिड और क्षार के बाद ये कही जाती है कि जो एसिड जलीय सॉल्यूशन में अपने घटक आयन में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो HCl जो होता है वो आपका प्रबल क्षार में आएगा, आपका H2SO4 जो होता है वो भी प्रबल क्षार में आएगा, और आपका HNO3 जो होता है वो भी आपका प्रबल क्षार में आएगा। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स भी रिलेटेबल जानते रहिए, क्या पता आपसे पूछ ही ले। आगे बढ़िए। 24 आइए। 24 कहता है इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसंयोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है जल अपघटन कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं, या अपघटन कहते हैं। 24 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनायन कहते हैं, यानी कि हम इसको, ये उपसंयोजन जो है इसको डबल बॉन्ड भी कहा जाता है। 24 में सी ऑप्शन जिनके हैं करेक्ट है। क्लियर? आगे बढ़िए। उदासीनीकरण की जो क्रिया होती है वो क्या होती है? वो उसमें एसिड बनता है, उसमें क्षार बनता है, उसमें क्षारक बनता है, उसमें लवण और जल बनता है। तो उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या बनता है? तो 25 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताइए। 25 में आपका यहाँ पर जल, लवण व जल बनते हैं, ठीक है। उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसको इंग्लिश में हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। आगे बढ़िए। चलिए 25 तक कर लिया, सभी को समझ में आया? देखिए मैंने बिना रुके बोला फटाफट क्लास को लाइक करिए, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। और रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, हमने क्या तो 1 सेकंड के लिए मैं भी ब्रेक ले लूँ। चलिए जल्दी से करिए। मैंने 25 करवा दिए भाई, आप लोग को 25 हो गए हैं, 25 हो गए तो 25 मैं अभी और करवाऊंगी। 50 का टारगेट बनाया था, 50 को मैंने आपको मतलब चेक भी किया था, मैंने एक बार देखा था, क्योंकि गलतियाँ हो जाती हैं इसलिए मैंने कहा था कि आप भेजोगे मैं क्रॉस चेक कर लूँगी। तो मैंने टाइम निकाल कर क्रॉस चेक करवाया है, ठीक है। मैंने क्रॉस चेक करवाए हैं, तो ध्यान रखिएगा फ़िलहाल के लिए। तो 25 हो गए हैं, 25 हम और करेंगे, ठीक है। और ऐसे जितना भी है, जितना भी कुछ है वो पेपर से पहले जितना कुछ हो पाएगा उतना कर लेंगे। बाकी सीरीज़ तो आपके पास बहुत पहले से थी तो आप कर ही रहे थे, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। और जो आपकी और मैराथन क्लासेस है, आज पेपर 2 की मैराथन क्लास होगी, इतना ध्यान रखिएगा सभी के सभी स्टूडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं। 26। जिस अम्ल में ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड कहते हैं, हाइड्रोक्सिड कहते हैं, थायो अम्ल कहते हैं, ऑक्सी अम्ल कहते हैं, और दुर्बल अम्ल कहते हैं। यहाँ पर बताइए क्या होगा? 26 का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो पता होना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 26 में ए। 27। जिन लवणों के जलीय सॉल्यूशन एक ही प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ही ऋणायन को देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको हम सामान्य लवण कहते हैं, अम्लीय कहते हैं, बेसिक कहते हैं, द्विलवण कहते हैं। तो 27 का एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है सामान्य लवण। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 28। एसिटिक एसिड की क्षारकता कितनी होती है? जो एसिटिक एसिड होती है उनकी क्षारकता कितनी होती है? तो 29 का राइट ऑप्शन जो है वो कितनी होती है? 28 का क्या सही होगा? तो यहाँ पर 1 होती है। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है पेपर में कभी नहीं पूछे गए हैं, जो पूछा जाता है वो हम आपको तुरंत बताते चलेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का जो कारण है वो क्या है? वाटर पोल्यूशन जो होता है उसका मेन रीज़न क्या है? धुआं के कारण होता है, बम विस्फोट के कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण होता है, वहित मल के कारण होता है। तो वाटर पोल्यूशन की बात है तो ये वहित मल वाला जो है, जो हम लोग गंदा पानी, डिटर्जेंट फैक्ट्री का ये वो फेंक देते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट,
वायु प्रदूषण के कारण बताइए क्या है? कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहन का धुआं, ये सभी। एयर पोल्यूशन का रीजन क्या है? तो सब कुछ है। आग लग जाती है तो धुआं निकलता है, कूड़ा जलता है, बदबू करता है, टायर वगैरह जलाओ देखो कैसा लगता है, और मोटर वाहन वगैरह का धुआं निकलता है, साइलेंसर वाला उसका फटा रहता है, देखो कैसे गंदा सा धुआं निकलता है। आगे बढ़िए 31। निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत आपदा नहीं है? अग्निकांड नहीं है, रेल दुर्घटना नहीं, बम विस्फोट नहीं, भूकंप नहीं है। 31 में क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? तो 31 में भूकंप नहीं, बम विस्फोट भाई लोग करते हैं, अग्निकांड भी जाएंगे, आग लगा चले जाएंगे, रेल दुर्घटना भी हो जाएगी, लेकिन ये भूकंप जो है प्रकृति की तरह होता है। ध्यान रखिएगा। ये यहाँ पर क्या कहते हैं ये आगे चलो, ये वाला पेपर में आया है। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन बताओ, एक फिजिकल प्रोसेस बताओ, एक फिजिकल चेंज बताओ। दूध से दही बन रहा है तो कोई फिजिकल काम हो रहा है, बल्ब जल रही फिजिकल हो रहा है, गन्ने का रस निकल से सिरका बन रहा है, कागज का जल रहा है तो फिजिकल काम हो रहा है। ये 16 में पूछा गया प्रश्न 16। हम 16 से रिवीजन करेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि 6 4 20 20 3 मतलब रिपीट हो सकता है, 1 2 आ सकता है। बताओ 32 में क्या होगा? 32 में तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए, सी ऑप्शन है। बल्ब जो जलती है वो एक फिजिकल प्रोसेस है। आगे बढ़िए, नींबू में पाया जाने वाला एसिड, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड। हम सभी जानते हैं कि कौन सी एसिड पाई जाती है नींबू में, तो यहाँ पर साइट्रिक एसिड पाया जाता है, खट्टा खट्टा। आगे बढ़ते हैं 35 34। विटामिन डी की कमी, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? ये भी 16 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सबसे बढ़िया मात्रा में जो विटामिन डी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसके लिए कोई हमें लागत नहीं लगानी पड़ती, वो क्या है? तो वो है आपका सूर्य, हमारे सूरज दादा। आगे बढ़िए 35 बताइए। सरौता में अम्ल होता है, सरौता में कौन सा आलम कहाँ पर होता है? किनारे होता है, बीच में होता है, बीच में होता है, दोनों में। ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आप सभी को बताना होगा कि क्या ये 16 में आया है, बीच में होता है, ठीक है, 16 में बीच में। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं कौन सी ऊर्जा? घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपके 16 में पूछा गया प्रश्न है। एलिसा परीक्षण का जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय के लिए, टाइफाइड के लिए। 37 का रिप्लाई दीजिए फटाफट, तो ध्यान रखिएगा एड्स में होता है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन एसिड में जो बॉन्ड पाया जाता है अणु में, ठीक है, एसिड नहीं सॉरी, नाइट्रोजन अणु में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? त्रिएक आयनिक बॉन्ड होता है, द्वितीयक होता है, एकल होता है, त्रिएक सहसंयोजी बॉन्ड होता है। तो 38 का एक ही ऑप्शन सही है, त्रिएक सहसंयोजी बंध होता है। 38 में डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये 2016 में एक बार पेपर दूसरी बार हुआ था। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर 15 दिया है, उसका द्रव्यमान 40 दिया है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 18 होगी, 58 होगी, 40 होगी, 25 होगी। तो देखो फ्रेंड्स क्या होता है, इसको निकालने का एक सूत्र होता है, ठीक है, इसको निकालने का सूत्र यहाँ पर क्या होता है, हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब इसके इज इक्वल टू कितना, तो यहाँ पर 1 लिखो, या आप ऐसे लिखो परमाणु भार बराबर कितना है आपको दिया गया है? 40 दिया गया। ये कितना दिया गया आपको? 15 दिया गया, यहाँ पे 15 लिख दो, ठीक है। तो आपका परमाणु क्रमांक कितना दिया है? मैं छोड़ो ये भी नहीं लिखो यार, ये परमाणु क्रमांक कितना है? 15। द्रव्यमान की संख्या या परमाणु द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार दोनों एक ही होता है, तो ये क्या है? 40, ठीक है। एक सूत्र होता है A बराबर Z प्लस N, हमको यही N निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? N बराबर Z माइनस A, ठीक है। तो 40 में से 15 को माइनस कर दोगे तो 25 आएगा, क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 16 में पूछा गया प्रश्न है, ये इसमें 25 आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, दाएं निले में अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? फेफड़े में, त्वचा में, हृदय? ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको कई बार क्रॉस चेक किया, ये हृदय में जाता है, हार्ट में जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 40 में बी ऑप्शन होगा, ना कि आपका ए या कुछ और होगा। ये भी सारे के सारे जितने भी प्रश्न सब 2016 में रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखिए। पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक, ध्वनि, विद्युत और रासायनिक? बताइए कौन सी होती है? जो पेट्रोल यूज होता है, जो आप लोग इतना चलते हो, तो उसमें कौन सी होती है? तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा होती है, सही है, और वो भी पता है गैसोलीन के कारण होती है। किसके कारण? गैसोलीन के कारण। नेक्स्ट आइए 42। निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है वो क्या है?
ये भी ये पूछा गया है, ये 17 में आया है, 17 16 सब देखो, ध्यान से देखो, ये भी 17 में है। तो Na2CO3 CaOH का होल ट्वाइस CaO CO CO3। तो यहाँ पर 42 का जो सही है वो CaCO3 है, जिसका फुल फॉर्म होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतर, एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। आज 12 PM पे जो क्लास हुई थी वो भी साइंस की ही हुई थी, और ये सेम चीज़ मैंने वहाँ पर पढ़ाई थी। तो ध्यान रखिए, क्लासेस बाई शालिनी पे 12 PM पर क्लासेस आपकी डेली होती हैं, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, धूम धड़ाके से सब क्वेश्चंस हो रहे हैं। और बहुत ही बेकार कंडीशन में इस वक्त हूँ, लेकिन मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अपना पेन लेके आपके लिए कर रही हूँ। तो लाइक बनता है, शेयरिंग बनती है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। दिल से करोगे तो दिल से मैं भी करूँगी आपके लिए, ठीक है। क्योंकि एक हाथ से ताली बजाने में मज़ा नहीं आएगा, दो से बजाएंगे तो प्यार और बड़ा बढ़ेगा, ठीक है। सो सिंपल एंड सो एकदम सिंपल बात बोल रही हूँ सच में। 43 में आ जाओ। तो सोलर सेल कैसे होती है हम सभी जानते हैं। ए ऑप्शन सही होगा कि ये प्रकाश एनर्जी, जो लाइट की एनर्जी होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज है, जैसे हम पंखा, बिजली, ये वो सब कुछ चलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। प्लेग्रा रोग किस कमी के कारण है, कौन से विटामिन की कमी आपकी बॉडी में हो जाती है तो ये रोग होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं, थोड़ा सा गलत ऑप्शन दे दिया है। ये जो है राइट आंसर है वो आपको यहाँ पर आपके सीरीज में विटामिन बी दिया है, करेक्ट। 17 में पूछा गया प्रश्न, लेकिन इसका जो राइट आंसर पता है B2 होता है, B2 होता है। और इसका जो नेम होता है वो है नियासिन। क्या नेम है उसका, नेम जो है वो है नियासिन, लेकिन कुछ भी नहीं दिया है तो बी पे ही टिक कर देंगे। आगे बढ़िए। जड़ों के द्वारा वर्धी प्रजनन जो होता है वो किस में होता है, आलू में होता है, अदरक में होता है, शकरकंद में होता है, गन्ना में होता है। तो मेरे फ्रेंड्स ये भी गलत है। 17 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए जिसमें ऑल लिखा होना चाहिए, क्योंकि आलू में भी देखो वर्धी आलू में देखो आंखें निकल आती है ना, बट छोटी छोटी। अदरक में भी वही हाल होता है। आप देखोगे तो अदरक घर में आती है, देखो उसमें आंखें निकल जाते हैं। जो गन्ना आता है उसकी जड़ों के पास से भी देखोगे, गांठों के पास से भी निकल जाते हैं। शकरकंद जो आती है जिसको हम लोग खाते हैं, स्वीट पोटैटो, उसमें भी सेम चीज़ होती है। तो ये सब में होता है, तो ऑप्शन कैसे चूज़ करेंगे। तो अब इसको भगवान के नाम पे कुछ भी लगा देना, आप क्या ही बता सकते, क्योंकि सारा सही है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए। 46, वो उत्तोलक जिसमें आलम्ब और आयम के मध्य भार होता है वो कौन सा एग्जाम्पल है। एक तरीका ये भी है उत्तोलक के प्रश्न को पूछने का। हैंड पंप है, ट्रॉली है, चाकू है, फावड़ा है। तो 46 में ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली। आगे बढ़ो, चलो भाई चलो। 47, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में जो चेंज होता है वो किस में होता है, डायनमो में, विद्युत मोटर में, सोलर सेल में और सितार में। तो 47 में सी ऑप्शन सही है, विद्युत मोटर में। आगे बढ़िए। अम्ल वे हैं जो क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जलीय सोल्यूशन में H3O पॉजिटिव आयन को निकालते हैं, H नेगेटिव को निकालते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 48 में सी ऑप्शन सही है, H नेगेटिव आयन को देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी जो होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये पेपर में तो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। 46 में बी। द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है वो कौन सा एग्जाम्पल है, कैंची, सरौता, हैंडपंप, चिमटा। कई बार ये उत्तोलक से प्रश्न हमसे बहुत पूछ लेता है, बताइए क्या होगा। तो 50 में ध्यान रखिएगा, एक ही ऑप्शन आपका सही है 50 में, वो भी आपका सरौता है, ठीक है। कौन सा सही है आपका, ये जो सरौता वाला 50 का है यही आपका सही है, जो कि सिंपल तरीके से आपको पूछा गया और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बात समझ में आई। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला 18 का पेपर है, ये वाला भी 18 का पेपर है, इसके ऊपर वाला भी 18 का है। ये सारे के सारे क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, सूचक नहीं है। लाल लिटमस नहीं है, फेनोल्फथालीन नहीं है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज नहीं है, और एंटासिड नहीं है, एंटासिड नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इनमें जो इंडिकेटर नहीं है वो यही नहीं है, बाकी ये सब कुछ है। तो ये डी ऑप्शन सही होगा। ये भी आपके 18 में पूछा गया प्रश्न है। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है किससे, गोबर से, कूड़ा करकट से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कंपोस्ट खाद जो होती है वो आपके सी ऑप्शन, गोबर और कूड़ा करकट जो होता है, सब्जी वब्जी का जो छिलका होता है उन सबसे मतलब कर बनती है। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे क्या होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं, नहीं बढ़ते हैं, धीमे धीमे चलते हैं, क्या होता है। अगर हम प्लांट को नाइट्रोजन की सप्लाई देते हैं तो जो पौधे होते हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से ग्रोथ करते हैं। जूल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई यूनिट से काफ़ी प्रश्न आपको बनेगा। कार्य होता है, ऊर्जा होता है, शक्ति होती है, दोनों होता है। तो जूल का जो मात्रक है ये आपके बच्चों 2020 में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल भी लापरवाही से क्लास को मत देखो, फाइनल रिवीजन कर लो, बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है।
तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो है कार्य ऊर्जा दोनों का होता है। रबी की फसल कौन सी है? मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, चना है। तो रबी की जो फसल होती है वो चना होती है, जो कि अभी के सीज़न में ही बोई जाती है। और फरवरी में हम लोग वो, जब गर्मी आती, मार्च वार्च का फरवरी का सीज़न आता है, तो हम लोग हरा चना खाते हैं ना, वो आता है बेचने के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट आओ, चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो किस दिन होती है? ये भी 20 का है, ये भी 20 का है, ये भी 20, सब 20-20 के हैं। तो 56 में क्या होगा? तो चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है। सूर्य ग्रहण की कब होती है ये भी पूछेगा, ध्यान रखना। डीपीटी के जो टीके होते हैं उनका बचाव किसके, मतलब क्यों लगता है? तो हम सभी जानते हैं, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, इनका फुल फॉर्म ही है ये चीज़ है, तो ये तीनों के लिए लगता है। आज की क्लास मैंने 50 बोली थी, लेकिन मैंने आपको 57 करवाया। तो ये रही आज की क्लास। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी रही होगी। मुझे बताइएगा। पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 1 ऊपर सीधी, उसमें पार्ट में थंबनेल पर लिखा रहता है पार्ट 1 पार्ट 2। ये सारा का सारा आपकी जो क्लास की प्लेलिस्ट है उसी में मिलेगा। वहीं पर देखो, वहीं पर पढ़ो, वहीं पर एंजॉय करो। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, जो भी होगा बेस्ट ही बेस्ट करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।